आइए तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक ठाक। चलिए, आज हम लोग सभी को ध्यान देंगे। आज हम लोग 9th क्लास का, कौन क्लास का? 9th क्लास का इतिहास का कैमा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विश्व युद्धों की इतिहास। विश्व युद्धों की। बढ़िया से बात को समझिए। एक होता है सामान्य लड़ाई झगड़ा, एकदम सामान्य लड़ाई झगड़ा, है ना? सामान्य लड़ाई झगड़ा, जैसे रामू ने रमेश को 2 फेंट मार दिया, फिर रमेश ने रामू को 2 फेंट मार दिया, तो क्या हो गया? सामान्य लड़ाई झगड़ा, 2 आदमियों के बीच झगड़ा। क्या आदमी के बीच? अब जमीन जायदाद के लिए देखते ना हो, गांव समाज में क्या होता है कि हमर खेतवा वो जोत लेल, है ना, हमर जमीन में वो घर बनावे लगल, इतना हमर होवे के चाहिए। तो वहां पर ना दो गोतिया नहीं है, माने अब आदमी 2 नहीं है, अब आदमियों की संख्या क्या हो गया? बढ़ गया। ये भी एक प्रकार का झगड़ा हो गया। तो ये 2 घरों के बीच में लड़ाई हो गया। कै गो घर के बीच में? अब आते हैं अपने गांव समाज में ले लेते हैं, है ना। कभी कभी ना 2 समुदायों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, जिसको हम लोग का नाम दे देते हैं हिंदू मुसलमान का झगड़ा, सिख ईसाई का झगड़ा, ऐसे ही कुछ धर्म से रिलेटेड। तो वो 2 समुदायों के बीच में झगड़ा हो गया, है ना। लेकिन अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो नहीं तो 2 आदमियों के बीच में झगड़ा हो रहा है, नहीं तो गोतिया नैया का लड़ाई है, ना समुदाय की लड़ाई है। ये लड़ाई किसका है? विश्व युद्ध। यानी विश्व में जो भी देश थे उस समय, 1914 की ये घटना है। कब की घटना है? मतलब लगभग विश्व के सभी देश इस युद्ध में प्रभावित हुए थे, है ना। इसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध। इससे पहले दुनिया में इतने प्रलयकारी और भयानक युद्ध नहीं हुआ था। पहली बार पूरा विश्व ने युद्ध किया और पूरा विश्व युद्ध, पूरा देश प्रभावित हुआ। और यह घटना कब हुआ है? 1914। और ये समाप्त कब हुआ? तो बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ और अंतिम कब हुआ? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब बात करते हैं कि ये प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत कैसे हुआ, है ना। यूं ही तो 1914 में लड़ाई शुरू नहीं ना हो गया होगा, इसके पीछे बहुत सारे कारण छिपे हुए हैं, है ना। आपस में 2 आदमी भी अचानक आए और कोई रास्ता में खड़ा हुआ है, आया और 2-3 फेंट उसको मार दिया, ऐसा नहीं होता है। कुछ उसके पीछे कारण होता है, कुछ तर्क होता है। तबे कोई आदमी बीचवा में लहरा दिया, ओकर बारे में शिकायत कर दिया, है ना, या वो उसके बारे में शिकायत कर दिया, तब झगड़ा होता है। उसी प्रकार से ये प्रथम विश्व युद्ध में भी बहुत सारे कारण होंगे। आइए हम लोग बिहार बोर्ड के इस चैप्टर को देखते हैं। कहा जाता है कि विश्व इतिहास में 1914 वर्ष एक ऐसे युद्ध के लिए उल्लेखनीय है जिसमें संपूर्ण विश्व को अपने आगोश में ले लिया और युद्धरत देश ने अपने संपूर्ण संसाधन इसमें झोंक दिए। कहने का मतलब है कि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुए वो उल्लेखनीय है। इतिहास के सुनहरे अक्षर में ये युद्ध को लिखा गया है। और इतना ही नहीं, इसमें संपूर्ण विश्व के जितने भी देश थे सभी ने इसमें भाग लिया, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप में।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझते हैं आप लोग? प्रत्यक्ष मतलब आप जो है ना मेरे सामने बैठे हुए हो, है ना, तो ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष। और मैं मान के चलो कि आप लोगों के लिए या अन्य विद्यार्थी जो आज उपस्थित नहीं है या YouTube पर हमारा वीडियो देखना चाहेंगे तो वो देखेंगे ना घर पे बैठ के, तो वो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। क्या हो गया? लेकिन अभी तो तुम लोग सामने होते, ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। तो कहने का मतलब है कि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसमें संपूर्ण विश्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभावित हुए। और इतना ही नहीं, संपूर्ण देश ने अपने जो भी संसाधन था उसने अपने संसाधन का पूर्णतः उपयोग कर लिया। जिसके पास जो भी है, अरे लड़ाई झगड़ा होता है जी, अरे अपने में दो लड़कन लड़ाई करेगा और कोई कमजोर होता है तो किसी के पास लाठी डंडा होता है तो वो चला देता है, और किसी के पास लाठी डंडा नहीं होता है तो अन्य चीज का भी सहारा ले लेता है। अन्य चीज के सहारा मैंने समझ रहे हैं। कोई बहुते अब उससे संभाल नहीं पा रहा है तो उसको ना खूब जैसे जी भर के गाली गलौज कर लेता है। वो कमजोर है बेचारा, जो उससे बन पड़े, जो इसके पास संसाधन हो उसका तो प्रयोग कर ही न देगा जी। अरे आपसे कोई युद्ध लड़ रहा है, आपसे कोई झगड़ा कर रहा है, तो आपके पास जो भी संसाधन होगा उसका प्रयोग करबे न कीजिएगा? नहीं कीजिएगा? अरे कीजिएगा कि नहीं? अरे तुमसे कोई झगड़ा कर रहा है तो अपने संसाधन का उपयोग करोगे ना जी, है ना। संसाधन में क्या हो गया? नाखून नहीं हो गया? अरे कमजोर रहोगे तो नाखून से बकोट देते हो ना जी, तो वो भी एक प्रकार के संसाधन हो गया। और बहुत सारे लोग ना दांत वाला संसाधन प्रयोग करते हैं, ये भी एक प्रकार का संसाधन है ना। देखो जैसे जिसको जो बन पड़ता है उस संसाधन का प्रयोग करता है, ऐसा ही प्रथम विश्व युद्ध में जिस देश के पास जो भी संसाधन थे उसका उसने प्रयोग कर ही लिया, ठीक ना। विश्व के लगभग तमाम देश इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। अभी मैंने बताया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब कोई ना सामने से युद्ध किया, कोई देश सामने से युद्ध किया, और कोई देश ना उसको पीछे से सपोर्ट किया, है ना। तुम लड़ो ना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे क्या है? साथ है। और कोई ना साथे लड़ा भी है, साथे क्या किया? लड़ा भी है। तो हुआ क्या है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, है ना, दोनों तरह से लोग प्रभावित हुए। इस युद्ध ने कई देशों के राजनीतिक आर्थिक स्थिति और नक्शा बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध ना कई देशों की ना राजनीतिक आर्थिक माने पैसा कौड़ी का स्थिति एकदम तहस नहस कर दिया, और यहां तक कि उसके देश का नक्शा बदल दिया। नक्शा नहीं बदलेगा जी, नक्शा बदलेगा। बहुत सारे देश ना कई देश को हथिया लिए, कब्जा कर लिए और अपने देश में मिला लिए, तो उसका नक्शा तो बदल ही न गया, ठीक है। इस युद्ध के कारणों को निम्नलिखित रूप में खोजा जा सकता है। आप सोचिए कि आखिर ये युद्ध हुआ ही तो क्यों हुआ? अचानक से 1914 में सभी देश आपस में लड़ना शुरू कर दिए? नहीं, इसके पीछे की इतिहास है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हम लोग उन कारणों की बात करेंगे कि ये 1914 से पहले ऐसा क्या क्या हो चुका था जो सभी देशों को युद्ध करना पड़ा, जिसका नाम प्रथम विश्व युद्ध का नाम रखा गया। इससे पहले 1914 से पहले तो सारे देशों ने एक दूसरे के साथ नहीं लड़ा। आखिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उसके पीछे का क्या कारण है ना? कारण जानना चाहेंगे ना जी, आखिर क्यों हुआ? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई 1914 में आखिर हुआ ही ऐसा क्या, जो पहले पूरा दुनिया शांत पड़ा हुआ था, अपने अपने कामों में लगा हुआ था, अपने अपने व्यापार संसाधनों को बढ़ाने में लगा हुआ था। आखिर हुआ तो क्या हुआ? तो हुआ क्या, आइए हम लोग जानते हैं क्या क्या हुआ है।
तो सबसे पहले क्या हुआ बाबू? तो सबसे पहले हुआ जी साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। क्या हुआ? कंपटीशन हुआ, और वो भी क्या? साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, है ना। आज के जमाने में कंपटीशन खूब होता है ना। सभी जगह कंपटीशन है, पढ़ाई से लेके व्यापार से लेकर हर एक जगह पर कंपटीशन है। हिंदी में उसको प्रतिस्पर्धा कहते हैं। कंपटीशन समझते हैं ना आप लोग? प्रतिस्पर्धा, है ना। एक दूसरे से आगे जाने की होड़ में लगा हुआ है ना। उससे आगे निकल जाए, उससे आगे निकल जाए, है ना। और उसी के चक्कर में बहुते कुछ हो जाता है ना, हो जाता है जी। कभी कभी बच्चे लोग ना साइकिल की प्रतिस्पर्धा करते हैं, उससे वो पेंडल मार रहा है, वो पेंडल मार रहा है। इसके चक्कर में पता चला कि आगे जो है ना से बड़का को पत्थर था, और पत्थर में टकराए और साइकिल अल गया, वो आप अल गए। बाद में देखे तो आपका दो आगे वाला दांत गायब है। नहीं तो ये कौची के चक्कर में हो गया? प्रतिस्पर्धा। ऐसे ही प्रतिस्पर्धा हुआ है जी, है ना। क्या हुआ है आइए समझते हैं हम लोग। समझ में बात आ रहा है जी सभी को? चलिए तो आगे देखते हैं। कहानी है औद्योगिक क्रांति के बाद। हेलो सबको इधर देखिए। औद्योगिक क्रांति के बाद से ही बाजारों के विस्तार के लिए उपनिवेशों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। कौन चीज की शुरुआत हो गई? औद्योगिक क्रांति का मतलब ये होता है कि आज सुनो सब कोई, औद्योगिक क्रांति का मतलब ये होता है कि अब जो है ज्यादातर काम जो है मशीन के द्वारा हो। क्या चीज के द्वारा हो? मशीन के द्वारा, है ना। कल कारखानों को बड़े पैमाने पर बनना, और अब जो है उत्पादन जो है ना मशीनों की सहायता से हो, है ना। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई, और बाजारों में विस्तार के उपनिवेशों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्या हुआ इसमें? हेलो सब कोई बातचीत ना करे, देखिए इधर शांति से। इतिहास ना, इतिहास और जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, सोशल साइंस के, उसको ना जितना अच्छा से आप लोग सुनोगे उतना ही ज्यादा अच्छा से सीख पाओगे, है ना। ये गणित की फॉर्मूला नहीं है कि आपको फॉर्मूला लगाकर मैथ बना दिया जाए। जितना अच्छा से सुनोगे उतना बेहतर समझ पाओगे, ठीक ना। ऐसे में पूर्व के साम्राज्यवादी आधिपत्य को चुनौती दिए बिना नए औपनिवेशिक क्षेत्रों का निर्माण संभव नहीं था। देखो जी, जो जिस भी देश में लोग पहले से व्यापार कर रहे हैं, सुनिएगा, पहले से व्यापार कर रहे हैं और आपको जाकर वहां पर नया व्यापार स्थापित करना है, तो आपको तो जाहिर सी बात है आपको कंपटीशन देना ही पड़ेगा। पहले से जो वहां पर व्यापारी लोग हैं जो अपनी वस्तुओं को बेच रहा है, और आप उस मार्केट में नए गए हो, तो आपको तो कुछ ना कुछ झेलना पड़ेगा बाबू, है ना। चाहे तो आप अपनी वस्तु की अच्छी क्वालिटी बना लो, वहां पर जो भी व्यापारी लोग हैं मौजूद है उससे अच्छा सामान बेच लो, और नहीं तो दूसरा काम क्या कर सकते हो, अगर वो किसी वस्तु को 100 रुपया में बेच रहा है तो आपको 90 रुपया में बेचना पड़ेगा, तभी तो तुम्हारा सामान कोई खरीद पाएगा, है ना। कंपटीशन आ रहा है, मार्केट में कंपटीशन आ रहा है। अरे आप जाके कंपटीशन ना करने लगे जी। अगला आदमी उस वस्तु को 100 रुपया में बेच रहा है और आप उस वस्तु को कै रुपए में बेचना शुरू कर दिए? 90 रुपया में। तो आपने क्या किया वहां पर? मार्केट में क्या कर दिया? प्रतिस्पर्धा कर दिया, कंपटीशन हो गया। अब बताओ आपके पास लोग सामान खरीदने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब बेचारा जो ये पहले से बैठा हुआ है वहां पर व्यापार करने, इसके मन में तो तकलीफ बैठेगा, कहेगा कि ये का होली रे भाई, हम जो पहले से कमा रहे थे ये तो अगला आदमी आके हमको कमाने नहीं दे रहा है। तो यो कहेगा कि अच्छा तू 90 रुपया में सामान बेचोगे, तो ऐसा करता हूं मैं 80 रुपया में बेचूंगा।
अब देख रहे हो कंपटीशन होना शुरू हो गया कि नहीं। तो कुल मिला के हर एक देश जब औद्योगिक क्रांति हो गया, मशीन से जब सामान बनना शुरू हो गया, तो जाहिर सी बात है जब सामान बन गया तो उसको बेचने के लिए बाजार भी तो चाहिए, है ना। तो इसी कारण में इस दौड़ में जर्मनी और इटली का प्रवेश बहुत बाद में हुआ। साम्राज्यवादी मतलब अपना देश का सामान किसी दूसरे देश में बेचना, है ना, किसी दूसरे देश में बेचना। इस दौड़ में ना जर्मनी और इटली बहुत ही बाद में आया, है ना, लेकिन बहुत बाद में आया, लेकिन तहलका मचा दिया। बहुत बाद में आया जरूर, लेकिन खूब तहलका मचाया, है ना। क्या हुआ हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। इस कारण उन्हें कम ही उपनिवेश हाथ लगे, लेकिन उनकी साम्राज्यवादी लिप्सा रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखो बहुत सारे देश ना पहले से ही अपना अपना व्यापार अगले देश में स्थापित कर चुके थे, तो इसका अपना साम्राज्य फैलाने में, है ना, अपना व्यापार को दूसरे देश में ले जाने में काफी समय लगा। बहुत बाद में आया, उससे पहले ही उस देश में पहले ही से दूसरे यूरोपीय कंट्री के देश ऑलरेडी अपना व्यापार स्थापित कर चुके थे, है ना। अरे बात को समझिए, पहले से जो वहां पर व्यापार कर रहा है, आपको बाद में जानकारी मिला, तो बाद में जानकारी मिलेगा तो जितना बचल रहेगा उतने ना, अरे जितना बचल रहेगा उतने ना, तो वही ना हुआ। किसके साथ? जर्मनी और इटली के साथ, ठीक है। क्या हुआ देखिए, 1914 ईस्वी तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुका था। 1914 तक ये भी औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुका था, ये भी आगे जा चुका था। वह ब्रिटेन और फ्रांस को भी काफी पीछे छोड़ चुका था। इसकी औद्योगिक का जो कहानी है, 1914 तक जर्मनी जो है औद्योगिक क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका था, और इसने औद्योगिक क्षेत्र में ब्रिटेन और फ्रांस को भी पीछे छोड़ चुका था। इतना आगे औद्योगिक क्षेत्र में निकल गया। जर्मनी को भी उद्योग के लिए कच्चे माल और फिर तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता थी। जर्मनी अभी क्या देखे आप लोग, है ना, जर्मनी और इटली बहुत बाद में आया, तो जर्मनी को भी कच्चा माल के लिए, देखो कहीं कहीं क्या होता है ना कि कच्चा माल उपलब्ध रहता है लेकिन अच्छी बाजार नहीं मिलती, कहीं कहीं अच्छे बाजार है तो कच्चा माल नहीं मिलता, है ना, तो ये सब लगा हुआ रहता है। किंतु एशिया और अफ्रीका के अधिकांश हिस्से को पुराने साम्राज्यवादी देश आपस में बांट चुके थे। कहा जा रहा है कि एशिया, हम लोग एशिया में ही हो, है ना, और अफ्रीका, ये दो महादेशों में अधिकांश जो पुराने साम्राज्यवादी देश हैं, वो क्या किए ना कि अपना साम्राज्यवाद फैला चुके थे, अपना व्यापार वहां पर शुरुआत कर चुके थे और आपस में ना बांट चुके थे, ठीक है ना, कि एशिया के देशों में मैं अपना व्यापार फैलाऊंगा, मैं अपना कल कारखाना खोल रखूंगा, वो वहां पर मेरे व्यापारी लोग बड़े पैमाने पर रहेंगे। उसी प्रकार से अफ्रीका में भी अब आगे क्या हुआ आइए देखते हैं, ठीक है। चलो आगे, यहीं से कहानी स्टार्ट होगी, है ना। अभी बहुत सारे कारण है, ये तो पहला कारण चल रहे हैं। कह रहा कि ऐसी परिस्थिति में जर्मनी साम्राज्यवादियों ने पतनशील तुर्की साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण करना चाहा। इसके लिए जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक की रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर स्वीकृति चाही। अब जर्मनी ना किसी हद में दिमाग लगाने का प्रयास कर रहा है कि भाई अपनो ठीक है, जो जहां पर जो व्यापार कर रहा है करने दो,
मैं अंतिम में ही आया हूं, लेकिन मेरे को जितना बन पाएगा उतना देश में हम अपना साम्राज्य और अपना व्यापार को व्यवस्थित कर कर ही रहूंगा। अच्छा ये बताओ जी बाबू, ध्यान से समझो, सबका ना समय आता है। जैसे एगो आम का पौधा है, एक आम का पौधा है, ओकरा पर बहुत सारे आम लगे हुए हैं ना। कुछ अमवा बड़ी जल्दी ये पक जाता है, ओहे पौधवा पर कुछ अम्मा जल्दी पक जाता है और कुछ पकने में समय लगता है। तो क्या वो अपने पकने का इंतजार करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो जर्मनी ने कहा कि ठीक है, तुम अफ्रीका और एशिया महादेश के अधिकांश हिस्से पर अपना व्यवसाय को स्थापित कर लिए हैं, व्यापार को स्थापित कर लिए हैं, है ना। हम लेट ही सही, हम भी तो अपना साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे, हम भी तो औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति पाएंगे। तो जर्मनी ने, है ना, जर्मनी ने, बाबू सबको इधर देखो, जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक, बर्लिन से कहां तक? बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की स्वीकृति चाहिए। कहा कि ऐसा है, तुर्की के सुल्तान साहब, हमको बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की स्वीकृति दे दीजिए। जर्मनी इस योजना का फ्रांस तथा यहां से देखिए फिर से, जर्मनी की इस योजना का फ्रांस और रूस ने विरोध किया। तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की जब योजना जर्मनी ने रखा, तो इस बात का विरोध कौन कौन किया? है ना, करेगा ही ना, क्योंकि जहां पर ये अपना साम्राज्यवादी विस्तार करना चाह रहा है, वहां पर पहले से ये दोनों बैठे हुए हैं, पहले से ये दोनों। तो इन लोगों को तो पता हो गया, रूस और फ्रांस को पता हो गया कि जर्मनी अगर हमारे मार्केट में आएगा तो मार्केट में तहलका मचेगा, मार्केट में कंपटीशन और भी बढ़ेगा। तो इसने सबसे पहले कहा कि ना 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 ना, तुर्की के सुल्तान के कहा कि ना, बिल्कुल नहीं, रेलवे लाइन बिछाने की बिल्कुल स्वीकृति देने की आवश्यकता नहीं है, है ना। इसको अब बताओ, ये क्या है? साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा की भावना लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। अरे आप आजाद छोड़ दो ना, जिसको जहां मर्जी है वो अपना व्यवसाय बनाएगा, अपना उपनिवेश देश को बनाएगा, अपना व्यापारिक खोलेगा, है ना। लेकिन जो पहले से वहां पर बैठा हुआ है, उसको तो भाई इस बात का तकलीफ है ये न है। यहां तक समझ पा रहे हैं? होना भी था, जाए ना हो, बाद में देख लेते। आगे इधर देखिएगा आप, ठीक ना, देखिए इधर सब आगे क्या कहानी है। आगे देखिए, इधर 1905 के रूस जापान युद्ध में जापान के विजय से जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और परवान चढ़ने लगी। हेलो, इधर हुआ क्या बाबू कि 1905 में 1900 दो देशों के बीच में युद्ध हो गया। किसके किसके बीच? रूस और मालूम है, सुनिए, रूस जो है इस युद्ध में बेचारा हार गया और जापान इस युद्ध में क्या हुआ? जीत गया। अब बताओ कि जो देश रूस को हरा दिया, जो देश 1905 में रूस को हरा दिया, अब भाई जीता हुआ देश का तो मनोबल बढ़ न गया, इसका महत्वाकांक्षी और भी बढ़ गया। ये कहा कि भाई जब रूस को हम हरा चुके हैं तो मैं भी तो अपना साम्राज्य का विस्तार करूंगा। और जाहिर सी बात है, जब रूस को हरा दिया तो इसका महत्वाकांक्षा और भी बढ़ गया। नहीं, आगे 19वीं शताब्दी के अंत तक
अमेरिका भी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ चुका और वह व्यापार की स्वतंत्रता बनाए रखने में दिलचस्पी ले रहा था। दूसरी ताकत उभरने से उसके हितों को खतरा था। इधर बाबू देख लीजिए, इधर में रूस को हराकर जापान शक्तिशाली देश के रूप में आगे बढ़ रहा था और उस तरफ 19वीं शताब्दी के अंतिम तक अमेरिका भी शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में सामने आ रहा था। यानी अब बात हो गया कि एक जंगल में या ऐसे बोल लो कि एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकता है ना। उधर से जापान भी शक्तिशाली देश बन के रूस को हरा दिया और अपने आप को महत्वाकांक्षी देश मान रहा है, शक्तिशाली देश मान रहा है। और 19वीं शताब्दी तक अमेरिका भी अपने आप को शक्तिशाली देश मान रहा है और दो शक्तिशाली देश में तो भाई दुश्मनी होना तय है, ठीक ना। तो अभी हम लोगों ने, सुनिए सब कोई, अभी हम लोगों ने पहला 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होने से पहले पहला कारण जाना, जिस कारण का नाम है, अगर आपको प्रश्न में ये पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में होने के प्रमुख कारणों का विवरण दे, तो पहला आप कारण क्या दीजिएगा? तो पहला कारण दीजिएगा साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। सभी देशों का यही मन में आया कि मैं अपना, है ना, साम्राज्य का विस्तार करूं और यही साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा प्रथम विश्व युद्ध को जन्म देती है और यही कारण भी है। लेकिन केवल एक कारण से प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरा कारण, सबको इधर देखेंगे। दूसरा कारण का नाम है उग्र राष्ट्रवाद। दूसरा कारण क्या है? क्या है उग्र राष्ट्रवाद? सबसे पहले तो राष्ट्रवाद ही समझ लो तुम लोग। किसी को मालूम है राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? 10th क्लास में आपको चैप्टर नंबर 1 ही मिलेगा, यूरोप में राष्ट्रवाद। लेकिन पहले राष्ट्रवाद ही समझ लो। किसी को मालूम है क्या? कोई बताइएगा राष्ट्रवाद? नहीं, देखो बड़ा आसान है ना। देखो, राष्ट्र के लिए प्रेम की भावना, सुनिए यहाँ पे, राष्ट्र के लिए प्रेम की भावना, राष्ट्र के लिए प्रेम की ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अच्छा, आप लोग देखिए, सब ध्यान से सुनो, एकरा में बहुत सारा वाद लगा सकते हो, राष्ट्रवाद, जातिवाद, मानववाद, है ना, सब तरह के। अब देखो ना, ध्यान से समझिएगा, आप जिस भी जिला में रहते हो या जो भी गांव में रहते हो या जो भी राज्य में रहते हो, है ना, कोई व्यक्ति आपके गांव के बारे में अच्छी बात नहीं बोलता है तो तुरंत अंदर से गुस्सा भड़क जाता है कि कौची है, गांव के लिए प्रेम है, गांव के लिए क्या है। अगर आपके जिला के बारे में कोई बोलता है कि फलानवा जिला तो बहुत खराब जिला है ना, तो आपको जिला के ही नाम लेता है तो गुस्सा बढ़ जाता है कि ये भाई, इस जिला के हम रहने वाले हैं, ऐसे नहीं बोल सकते हो। उसी तरह आपके राज्य के बारे में भी कोई बोलता है तो आपको गुस्सा आ जाती है। तो अगर आपके राष्ट्र के बारे में अगर आपको कोई बोल रहा है, खराब बातें बोल रहा है, तो आपके अंदर अगर भावना जागृत हो गया कि नहीं, हमारे राष्ट्र के बारे में तुम उल्टा पुल्टा नहीं बोलो, अगर उल्टा पुल्टा बोलोगे तो मैं तुम्हें फोड़ दूंगा, तो ये अगर भावना अंदर से आता है
इसका मतलब कि आप राष्ट्र से प्रेम करते हो। राष्ट्र से क्या करते हो? और राष्ट्र से प्रेम करना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी को दिक्कत? आगे चलते हैं, है ना। उग्र राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। उग्र राष्ट्रवाद, है ना। कोई कोई ना उग्र राष्ट्रवाद की जैसे ही कुछ उसके राज्य के बारे में बोला तैसे ही तुरंत मारा पीटी करने का योग्य बना देगा तुरंत। कोई कोई ना उसको समझाने का प्रयास करता। उग्र मतलब ना गुस्सा आ जाना, तुरंत उसक जाना, ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा। समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग देश का निर्माण चाहने लगे। सुनिए, कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी 19वीं शताब्दी के अंतिम होते होते, है ना, यूरोप के देशों में ना राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से एकदम माने तेज रूप में क्या क्या आने लगा कि उग्र रूप से होने लगा। और वो चाह रहे थे कि समान जाति के अनुसार या धर्म के अनुसार या भाषा के अनुसार या ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार, सुनिए सब कोई, काची काची के आधार पर बोला जा रहा है कि समान जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर लोग एक साथ मिलकर अलग देश का निर्माण करना चाहते हैं। यहां पर क्या हो गया? उग्र राष्ट्रवाद, यानी देश के अंदर ना अब लोगों को ये भावना आ गया कि अगर बहुत सारे जाति एक समूह के हैं तो उसका देश बन जाए, धर्म के नाम पर देश बन जाए, भाषा के नाम पर देश बन जाए, ऐतिहासिक परंपरा के नाम पर देश बन जाए और अलग अलग देश। ये उग्र राष्ट्रवाद की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवासी स्लाव जाति के थे। देखिए सुनिए लोग, यहाँ पर कहा जा रहा है तुर्की साम्राज्य में, कौन साम्राज्य में? और ऑस्ट्रिया हंगरी, है ना, में अधिकांश किस जाति के लोग रहते हैं? स्लाव जाति के लोग। अब बताओ यहाँ पर तुर्की साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगरी ये प्रयास करेगा कि नहीं कि स्लाव जातियों का एक देश हो, स्लाव जातियों का एक देश हो, है ना। उन लोगों ने सर्व स्लाव आंदोलन की शुरुआत की जो इस सिद्धांत पर आधारित था कि यूरोप के सभी स्लाव जाति एक लोग एक राष्ट्र हो, एक लोग एक। अभी तो मैंने बोला राष्ट्रवाद की भावना जगने लगा, जाति, भाषा, धर्म के नाम पर अब लोग चाह रहे हैं कि अलग अपना एक देश बने, है ना। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया, है ना। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, है ना, हमको कमेंट करके बताइएगा, है ना।